Hello student, good morning. Today I will start Gibbs energy and spontaneity. Gibbs energy is a free energy which shows the negative work done by the cell. Spontaneity is show the process of happening itself. We know that nor increase nor decrease, okay, nor increase or nor decrease. Mm, We know that nor increase nor decrease in the entropy of a substance can determine the spontaneity. किसी भी सब्सटेंस की एंट्रोपी के घटने बढ़ने से हम किसी भी प्रोसेस के स्पॉन्टेनिटी को नहीं पता लगा सकते। ठीक है, कोई प्रोसेस अपने से होगा या नहीं होगा, इस चीज़ का हम पता इस बात से नहीं लगा पाएंगे कि कितनी एंट्रोपी बढ़ रही है, रेंडमनेस कितनी बढ़ रही है या रेंडमनेस कितनी घट रही है। हम लोग एंट्रोपी पीछे पढ़ चुके थे, मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस। एंट्रोपी क्या है बच्चों? रेंडमनेस, मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस। ओके, तो यहाँ पे कितनी एंट्रोपी घट रही है बढ़ रही है, इससे हम ये नहीं पता लगा सकते हैं कि किसी भी कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा और स्पॉन्टेनिटी कितनी होगी। इस चीज़ को हमें पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एक नई थर्मोडायनेमिक फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, और एक इसका जो जनरल फार्मूला होता है डिटरमाइन करने का, वो कैपिटल G इक्वल टू H T S। G क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी है, H इंथैल्पी है, T टेम्परेचर है और S एंट्रोपी है। तो जो गिब्स एनर्जी है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो कि अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है, एंड स्टेट फंक्शन। और क्या है? स्टेट फंक्शन है जो केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए चेंज इन जो गिब्स फ्री एनर्जी होगा उसको हम इस तरह से किसी भी सिस्टम के लिए डिफाइन कर सकते हैं। एक तो चेंज इन डेल्टा जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन इंथैल्पी ऑफ सिस्टम माइनस चेंज इन एंट्रोपी इनटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर माइनस एंट्रोपी एंड चेंज इन टेम्परेचर। इस तरह से हम किसी भी सिस्टम के गिब्स एनर्जी में होने वाले चेंज को पता लगा सकते हैं इस फार्मूले से। ओके, अब हम नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि चेंज को हम और कैसे लिख सकते हैं सिंपल वे में। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा जी इज द change in Gibbs free energy, delta H is the change in enthalpy, T delta S। तो इस तरह से जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होता है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज वो इक्वल टू किसके होता है? चेंज इन इंथैल्पी और टेम्परेचर एंड चेंज इन एंट्रोपी। ओके, इस इक्वेशन को हम गिब्स फ्री इक्वेशन या गिब्स इक्वेशन भी कहते हैं। ये गिब्स एनर्जी तो सारी तरह की एनर्जी की यूनिट जूल होती है। ठीक है, अगर इफ द सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, कहने का मतलब है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इक्विलिब्रियम डेवलप कर गया। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब है कि अगर दोनों कंडीशन में कुछ डिक्रीज और इंक्रीज ना हो रहा हो, देन टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज सेम। तो इसका मतलब सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम है एज दैट ऑफ द सिस्टम। आल्सो इंक्रीज इन इंथैल्पी ऑफ द सराउंडिंग इज इक्वल टू डिक्रीज इन इंथैल्पी ऑफ द सराउंडिंग। कहने का मतलब है कि अगर सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम
में है सराउंडिंग के साथ, तो उस कंडीशन में टेम्परेचर जो है सराउंडिंग में सेम होगा, सिस्टम का भी सेम होगा, और इंथैल्पी में जो चेंज होगा या इंक्रीज होगा वो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इक्वल होगा। तो ऐसी कंडीशन में जो एंट्रोपी होगी वो भी इक्वल होगी, चेंज इन एंट्रोपी भी क्या होगी, इक्वल होगी। जैसे यहाँ पे सराउंडिंग का एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी कितना है, चेंज इन एंथैल्पी अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और यहाँ पे सिस्टम का चेंज इन एंथैल्पी अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एंट्रोपी है इक्वल टू द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं, अगर अरेंज किया जाए तो इक्वेशन हमारा जो टी डेल्टा एस इक्वल टू हो जाएगा टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच सिस्टम। अब अगर कोई सिस्टम, कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस अगर है तो डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। तो ऐसे कंडीशन में डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम ग्रेटर देन ज़ीरो है, या कह सकते हैं कि डेल्टा एस टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच सिस्टम इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, या हम इसको लिख सकते हैं माइनस डेल्टा जी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। इस तरह से हम सिस्टम के स्पॉन्टेनिटी को पता कर सकते हैं। और अगर इसका मतलब ये वैल्यू अगर ज़ीरो से कम है तो इसका मतलब जो नेट एनर्जी अवेलेबल है यूज़फुल है वर्क करने में, और मेजर टू डू यूज़फुल वर्क एंड दस मेजर ऑफ द फ्री एनर्जी। अगर यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू माइनस लेस देन ज़ीरो है तो डेल्टा जी इज़ द नेट एनर्जी अवेलेबल टू डू यूज़फुल वर्क, यानी डेल्टा जी क्या है, यहाँ पे नेट एनर्जी है जो कि कोई भी यूज़फुल काम कर सके। और इसमें इसकी तो हम मेज़र कर सकते हैं यूज़फुल वर्क को, और फ्री एनर्जी को भी मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं डेल्टा जी गिव्स ए क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। इस तरह से हमारा जो डेल्टा जी है, जो गिव्स फ्री एनर्जी है एट कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे, हमें ये बताता है कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है या लेस देन ज़ीरो आती है, तो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि डेल्टा जी की वैल्यू या तो ज़ीरो से कम हो या नेगेटिव हो, कह सकते हैं। तो किसी भी प्रोसेस में अगर हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में ये नेगेटिव वैल्यू दी रहती है, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे करके ऑप्शन दिए रहते हैं, और स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस पूछा जाता है उसमें। तो डेल्टा जी इस नेगेटिव अगर है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, कहने का मतलब वो प्रोसेस अपने से चलेगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो प्रोसेसेस अपने से चलते रहते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, उनके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। और जो अगर डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आती है, मोर देन ज़ीरो आती है, तो वो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। यानी जो भी प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होंगे, जो भी प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होंगे उस सब के लिए डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब हम खुद अपने सराउंडिंग में देख सकते हैं कि जो प्रोसेस अपने आप होते रहते हैं तो वो स्पॉन्टेनियस है, उनके लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। और जो प्रोसेस हमारे सराउंडिंग में नहीं पॉजिटिव होते हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। जैसे कि अगर ऊपर से पानी झरने से गिर रहा है, वो अपने आप नीचे की ओर आ रहा है, वो नेगेटिव हो गया, उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, उसको स्पॉन्टेनियस कह सकते हैं। लेकिन उसी पानी को हम वापस उसी रास्ते उसी तरह से भेजना चाहें तो वो क्या होगा,
तो वो जो है कि नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से जो डेल्टा जी है वो स्पॉन्टेनिटी को पता लगा सकता है। अब इसी तरह से हम डेल्टा एच से और डेल्टा एस से क्या पता लगाएंगे? इफ द रिएक्शन हैज़ पॉजिटिव enthalpy change and positive entropy, okay, it can be spontaneous when T delta S is large enough to outweigh the delta H। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर इंथैल्पी चेंज भी पॉजिटिव हो और एंट्रोपी चेंज भी पॉजिटिव हो तो उस कंडीशन में प्रोसेस तभी स्पॉन्टेनियस हो सकता है जबकि टी डेल्टा एस की वैल्यू लार्ज हो डेल्टा एच से। अब ये किस तरह से हो सकता है? इसके होने के दो तरीके हैं। वो कौन कौन से तरीके हैं? एक तो हमारा यहाँ पे है पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम कैन बी स्मॉल which T can be large. Positive entropy changes for system can be large, which case T is B small. T refer to the temperature. ये तभी हो सकता है जबकि पॉजिटिव वैल्यू आएगी एंट्रोपी की किसी सिस्टम के लिए और डेल्टा टी की वैल्यू लार्ज हो, या कह सकते हैं कि सिस्टम की पॉजिटिव एंट्रोपी में जो चेंज हो रहा है वो अगर स्मॉल है और डेल्टा टी की वैल्यू लार्ज है तो भी जो है टी डेल्टा एस की वैल्यू ज़्यादा आएगी। और अगर पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज जो है कि बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू टेम्परेचर तो उस कंडीशन में भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को शो करेगा। ठीक है, तो बच्चों ये हमने ये जान लिया। एक बार फिर से इसी चीज़ को रिपीट कर लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि अगर हम एबव इक्वेशन को इस तरह से अरेंज करते हैं जहाँ पे टी डेल्टा एस टोटल है और टी डेल्टा एस सिस्टम है माइनस डेल्टा एच। अब यहाँ पे क्या है? ये एंट्रोपी चेंज को बता रहा है टोटल और ये एंट्रोपी चेंज सिस्टम को बता रहा है, ये इंथैल्पी चेंज सिस्टम को बता रहा है। तो इसकी मदद से हम जो एंट्रोपी चेंज पता कर सकते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या शर्तें हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए शर्त ये है कि डेल्टा एस टोटल जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या कह सकते हैं कि टी डेल्टा एस जो सिस्टम है माइनस डेल्टा एस सिस्टम है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये कह सकते हैं कि माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। या हम कह सकते हैं कि निगेटिव वैल्यू हो, डेल्टा जी की वैल्यू मोर देन 0 हो निगेटिव में। या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे डेल्टा एच का जो इक्वेशन है डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस वो लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारी नेट अवेलेबल एनर्जी होती है डेल्टा जी ये यूज़फुल वर्क करने के लिए होती है और मेज़र करने के लिए यूज़फुल वर्क को, इसलिए इसको हम कहते हैं मेज़र ऑफ फ्री एनर्जी, मेज़र ऑफ फ्री एनर्जी। अब यहाँ पे डेल्टा जी इस तरह से हमें एक चीज़ का आइडिया ये लग गया कि अगर हमें किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी पता करनी है, वो रिएक्शन होगा नहीं होगा, तो इसके लिए हमें डेल्टा जी की वैल्यू चाहिए, न कि चेंज इन एंट्रोपी चाहिए। कितना एंट्रोपी घटेगी बढ़ेगी उससे कोई मतलब नहीं है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है, अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है लेस देन 0 आती है तो वो प्रोसेस अपने आप क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होता है। अब अपने सराउंडिंग में हम देख सकते हैं कौन कौन से प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हैं। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आती है
ग्रेटर देन 0 आती तो वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। हम लोग एक लिस्ट बना सकते हैं कि कौन से प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, कौन से। तो ये देख सकते हैं कि जो प्रोसेस टूवर्ड द ग्रेविटी अपने आप होता है वो सब स्पॉन्टेनियस है, और जो अगेंस्ट द ग्रेविटी होगा उसमें एनर्जी लगानी पड़ेगी तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। लेकिन ये भी हम देख सकते हैं कि अगर डेल्टा एच की वैल्यू चेंज इन इंथैल्पी पॉजिटिव है, एंट्रोपी पॉजिटिव है, तो भी प्रोसेस तभी स्पॉन्टेनियस होगा जबकि टी डेल्टा एस की वैल्यू लार्ज होगी। किससे? डेल्टा एच से। क्योंकि जब हम फार्मूला डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लगाएंगे, और जब टी डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव में बहुत ज़्यादा होगी तो माइनस जी आएगा, और अगर माइनस जी है तो क्या होगा? प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। तो इस तरह से अगर पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज, दो तरीके हो सकते हैं हमारे पास। एक तो पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज सिस्टम का अगर बहुत स्मॉल है, बहुत कम है, लेकिन उसके लिए जो हमने टेम्परेचर चूज़ किया वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में भी टी डेल्टा एस की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। और अगर ऐसा हो जाए कि पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज जो सिस्टम का है बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके लिए जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या है? बहुत स्मॉल है, तब भी जो है कि टी डेल्टा एस की वैल्यू ज़्यादा आएगी, और फिर तब हम इक्वेशन अगर यूज करेंगे तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। इस तरह से हम स्पॉन्टेनिटी को पता कर लेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि गिव्स फ्री एनर्जी एट इक्विलिब्रियम चेंज क्या होता है। तो हम इक्विलिब्रियम के बारे में, अभी तो बहुत आगे एक चैप्टर है इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है हम जान जाएं पहले से। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जिस स्पीड से कन्वर्ट होता है, अब उसी स्पीड से प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। ये ऐसी प्रोसेस कब होते हैं? जबकि कोई भी रिएक्शन अगर हम क्लोज कंटेनर के अंदर अगर कराते हैं, क्लोज कंटेनर के अंदर हम कोई भी रिएक्शन अगर कराएंगे तो वहाँ इक्विलिब्रियम डेवलप कर जाएगी, क्योंकि जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा मगर स्किप नहीं करेगा, तो वो फिर से ब्रेक करके प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आ जाएगा। तो जब ये कंडीशन होती है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन अगर बराबर हो जाता है तो कहेंगे कि वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में। अब ऐसे रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम में होते हैं उनके लिए रिएक्शन का जो डेल्टा जी होता है वो जीरो होता है। वो स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होता है? जीरो होता है। वो या कह सकते हैं इतना ज़्यादा स्मॉल होता है कि वो निग्लिजिबल ले सकते हैं हम। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम के कंडीशन में रिएक्शन डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन जो है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, फॉर ए रिएक्शन इन विच ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन स्टैंडर्ड स्टेट, तो एट द इक्विलिब्रियम डेल्टा आर जी नॉट इक्वल टू जीरो रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। तो हम यहाँ पे जो फार्मूला जानते हैं डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी प्लस आर टी एल एन के। तो यहाँ से जो है ये डेल्टा जी क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड फॉर रिएक्शन वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा एक रिएक्शन होता है कि डेल्टा जी आर, यहाँ पे हमारा हो गया जी इक्वल टू डेल्टा आर डेल्टा जी जी स्टैंडर्ड ओके प्लस आर टी एल एन एल एन के। एल एन क्या है? नेचुरल लॉग है,
ठीक है। तो अब ये इक्विलिब्रियम पे क्या हो गया, जीरो हो गया। यहाँ पे हमने देखा कि ये जीरो हो गया, जीरो हो गया तो इसके बराबर ये बचा, और इसको जब हम इस साइड में ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर डेल्टा जी स्टैंडर्ड इक्वल टू माइनस आर टी एल एन। अब नेचुरल लॉग हटाएंगे तो हम लोग जानते हैं कि एल एन इक्वल टू लॉग, ये वैल्यू आती है एल एन इक्वल टू 2.303 आर टी लॉग के, आर टी लॉग के। तो अभी हमारी जो है लॉग के फॉर्म में आ गई। अब इस पे जो न्यूमेरिकल होंगे उसको लगाने के लिए हमें लॉग की वैल्यू आनी चाहिए। ओके, अगर लॉग की वैल्यू नहीं आएगी तो हम इसके न्यूमेरिकल नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये हमारा एल एन की वैल्यू होती है, यहाँ पे रख दिया गया, देखो यहाँ पे। तो हमारा ये इक्वेशन हो गया, आर डेल्टा आर जी माइनस 2.303 आर टी लॉग के। अब अगर हमें गैस फ्री एनर्जी की वैल्यू पता है तो हम के निकाल लेंगे, और के की वैल्यू पता है तो क्या करेंगे, फिर डेल्टा जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ता है इसको देख लेते हैं कि जब एंडोथर्मिक रिएक्शन हो या एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो तो क्या होता है। इन केस आप एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर होता है, दैट हीट इवॉल्व विल बी लार्जर। जब एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है एंड पॉजिटिव वैल्यू होगी। इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इवॉल्व विल बी स्मॉलर एंड नेगेटिव वैल्यू। या हम कह सकते हैं यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में उनको हीट देना पड़ता है, और वहाँ पॉजिटिव वैल्यू आती है डेल्टा एच की, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगी। फिर उसके बाद हम नीचे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इस तरह से ये हमारा डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अदर फैक्टर्स लाइक इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी चेंज, रेट ऑफ काइनेटिक डिफ्यूजन, एंट्रोपी चेंज कैन भी हम इसे डिटरमाइन कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी from measurement of delta H and T delta S, then calculate the value of K at any temperature, okay, for the economic yield of the product, where K is measured directly in laboratory, and the value of delta G at another temperature can be calculated. तो इस तरह से हमने ये देख लिया क्या बेनिफिट्स हमको इससे मिलते हैं। एंडोथर्मिक अगर रिएक्शन होता है तो वहाँ पे हीट जो है कि एब्जॉर्ब होती है और पॉजिटिव वैल्यू आती है डेल्टा जी की, और एक्सोथर्मिक के लिए नेगेटिव आती है क्योंकि वहाँ पे हीट होता है लार्ज अमाउंट में। ठीक है, और इस तरह से टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडिंग है अदर फैक्टर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी चेंज है, केमिकल काइनेटिक है, डिफ्यूजन है, ये सारे फैक्टर है जिनके ऊपर जी की वैल्यू निर्भर करती है। और इसकी मदद से हम के की वैल्यू जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसकी मदद से हम एस्टिमेट कर सकते हैं डेल्टा जी की वैल्यू, और डेल्टा जी की वैल्यू हम डेल्टा एच और डेल्टा एस की मदद से भी कर सकते हैं, के की भी मदद से कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। के को अगर डायरेक्ट चाहें तो लैब के अंदर मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, और डेल्टा जी एट अनदर टेम्परेचर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने बच्चों ये देख लिया। एक बार फिर से इक्विलिब्रियम देख लेते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, गैस फ्री एनर्जी चेंज का क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम देखेंगे। इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेट होता है रिएक्शन का जिसमें रिएक्टेंट का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन।
तो ऐसे कंडीशन में ये रिएक्शंस जो होते हैं वो क्लोज कंटेनर के होते हैं, अंदर होते हैं, और वो क्लोज कंटेनर के अंदर जब रिएक्शन होते हैं तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है, और ये कंडीशन लगातार चलती रहती है। और जब ये कंडीशन लगातार चलती रहती है तो उसमें क्या होता है कि जो रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू होती है वो जीरो हो जाती है। अब अगर हमें स्टैंडर्ड कंडीशन में सारे वैल्यू दिए हैं तभी हम डेल्टा जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम का स्टेट आ गया तो रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा स्टैंडर्ड जी की वैल्यू है प्लस आर टी एल एन के हो जाएगा। अब इस कंडीशन में अगर यहाँ पे हम देखते हैं इसको इधर ले जाए, माइग्रेट कराएं, तो रिएक्शन का गिब्स फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड जो है वो इक्वल टू किसके हो जाती है, वो इक्वल टू हो गई हमारे आर टी माइनस आर टी एल एन के। और इसके बाद यहाँ पे रिएक्शन डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के। अब ये 2.303 कहाँ से आई वैल्यू, ये वैल्यू कहाँ से आई, ये वैल्यू एल एन बराबर होता है, एल एन बराबर होता है, एल एन अगर हम हटाएंगे इस कंडीशन में, अगर एल एन हटाते हैं, एल एन ओके, तो इक्वल टू होता है ये 2.30 303 लॉग। ये वैल्यू होती है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो -2.303 आर टी लॉग के हो जाएगा। आई बात समझे। अब इस तरह से हम यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू पता कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कंसंट्रेशन, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कोई भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो उस कंडीशन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट जो है कि एब्जॉर्ब होता है। तो उसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आती है, किसके लिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव आती है। अब उसके लिए अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जी की वैल्यू देखेंगे तो वो पॉजिटिव होगी, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जी की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। आई बात समझे। इसके बाद अगर हम देखते हैं जो ये डेल्टा जी की वैल्यू होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होती है, ठीक है। इसकी मदद से इसको अगर हमें पता करना है तो इंटरनल एनर्जी पता होनी चाहिए, रेट ऑफ काइनेटिक्स एंट्रोपी चेंज पता होगी तो डिटरमाइन हो जाएगी। और इसके अलावा डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस, अगर डेल्टा जी की वैल्यू पता करना है तो डेल्टा एच भी होगा, डेल्टा एस भी होगा तो भी कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद से डेल्टा जी की भी वैल्यू पता कर सकते हैं, और डेल्टा जी की वैल्यू की मदद से हम जो है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पता कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे डेल्टा जो के की वैल्यू है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है उसे हम लेबोरेटरी में भी पता कर सकते हैं, और जो जी की वैल्यू है वो टेम्परेचर कैलकुलेट करके भी पता कर सकते हैं। तो फिर
इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल हम लोग इस पे न्यूमेरिकल देखेंगे, किस तरह से किस किस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।